हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करेगा। राजा जब रात के टाइम वू को अपने पास देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जासूस है, इसलिए वो अपने सभी नौकरों को बाहर से बुलाकर उन्हें लाइट जलाने के लिए कहते हैं। एंड देन वो उसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। दूसरी तरफ सेउल को लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। इस पे वो जांग शील से भी पूछते कि क्या उसे भी कुछ फील हो रहा है। जांग शील कहती है कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है। इस पे सेउल और ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जांगशील कहती है कि तुम्हारे मेरे सामने खड़े होने से यहाँ पे अंधेरा हो गया है। दूसरी तरफ राजा वोल पर सवालों की बारिश कर देते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, क्या तुम उस रात को भी हमसे जासूसी के तौर पे ही मिली थी, क्या किसी ने तुम्हें मुझे सिड्यूस करने के लिए भेजा है, या किसी ने तुम्हें ये कहा है कि जब मैं सो रहा हूँ तो तुम्हें वहीं पर मार देना। वो कहती है कि वो सिर्फ एक शमन है, लेकिन राजा को इस पर भी यकीन नहीं होता। तभी वो मिनिस्टर भी वहाँ पर आ जाता है, जो राजा को बताता है कि ये सच में एक शमन है, जो कि आपको सिर्फ बेटर फील कराने के लिए यहाँ पर आई थी। आप इसे एक पर्सन मत समझिए, ये सिर्फ एक तावीज है। एंड राजा कहते हैं कि एक पर्सन जो कि एक पर्सन भी नहीं है, एक तावीज है, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे होगी मेरे फेस को टच कर सके। मिनिस्टर इस पे चुप होता है क्योंकि उसने तो वो सिर्फ वहाँ पे बैठने के लिए कहा था और इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो राजा के सामने अपना मुंह खोल सके। लेकिन वो कहती है कि आप एक राजा और आपके सभी लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन आप उनकी देखरेख कैसे कर पाओगे जब आप खुद ही इतने ज्यादा वीक हो और बीमार हो। इसलिए सर्वेंट जब आप सो रहे थे तो आपकी थकान और दर्द को कम करने के लिए आपकी बैड एनर्जीज को एब्जॉर्व कर रही थी, जो कुछ भी दर्द आपके दिल में है। लेकिन राजा कहता है कि अच्छा तुम एक शमन हो तो तुम दिमाग भी पढ़ सकती हो क्या, इसलिए तुम मुझे टच कर रही थी। वो कहती है कि जिस लड़की का नाम आप सोते टाइम ले रहे थे उसकी वजह से आप दर्द से बंधे हुए हो, इसलिए मैं तो सिर्फ आपको कंफर्ट करना चाह रही थी। इस पे राजा सोचता है कि ये वो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वो होती तो अपना नाम ऐसे दर्द में पुकारने पर भी ऐसे चुपचाप न बैठी रहती। राजा को लगता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, इसलिए राजा वो को गुस्से में ऐसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वो मना करती रह जाती है, लेकिन सैनिक उसे बाहर निकाल देते हैं। और किमजे को ये सब बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। वो ने राजा को टच करके जो जुल्म किया था उसके लिए मिनिस्टर उसे जेल में डालने की बात कहता है। तभी वहाँ पे नोक्योंग भी पहुंच के कहती है कि ये एक शमन है, इसलिए हम इसे अपने तरीके से पनिश कर देंगे। लेकिन मिनिस्टर इस पे नहीं मानता और अपने सैनिकों से वो को ले जाकर जेल में उसके माथे पर क्रिमिनल लिखवाने के लिए कह देता है। वो को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके वहाँ पर दम घुट रहे थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। राजा ये सब सोच रहा होता है कि वो पहले काफी अच्छा फील कर रहा था, लेकिन जब से उसने उसे भेजा है तो वो काफी बुरा फील करता है। वो को राजा ने जो कहा था कि ये मेरा फेस को टच कैसे कर सकती है, इसलिए वो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे भी एहसास हो रहा था कि एक शमन होना कितनी बुरी बात है। यांग म्यूंग वो को ही ढूंढ रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि जब कुछ लोगों ने उसे हमला किया था तो वो बोल रहे थे कि प्रोफेसर ने उस लड़की को पकड़ लिया है। इसलिए यांग म्यूंग जाता है सीधे महल में, जहाँ पे वो प्रोफेसर से जाके पूछता है कि उसने उस लड़की को क्यों पकड़ा था। प्रोफेसर झूठ में बोल देता है कि उसने उस दिन कुछ गुनाह किया था, इसलिए हमने उसे पकड़ा था। यांग म्यूंग इस पे से पूछता है कि उसने उसे किस जेल में रखा हुआ है, लेकिन जेल का नाम तो वो तब बताता जब उसने उसे किसी जेल में रखा हुआ हो। उसने तो उसे सजा देने के लिए एक अलग ही जगह पे रखा हुआ था। इस पे मिनिस्टर बोल देता है कि उसने उसके बाद एक और जुल्म कर दिया था, जिसपे उसे जब सजा मिली तो हमें नहीं बताया गया कि वो कहाँ पर भेजी गई है। यांग म्यूंग महल से ऐसे ही मायूस होता हुआ जा ही रहा होता है कि रानी उसे देख लेती है और उसे बुला लेती है। रानी काफी जल्दी में राजा के कमरे में जा रही थी। इस पे यांग म्यूंग पूछता है कि क्या राजा को कुछ हुआ है, लेकिन रानी दोवागर तो हमेशा ही उल्टा सोचती है। वो कहती है कि क्यों, तुम उसे कुछ करना चाहते हो क्या जो ये सब बोल रहे हो, और तुम पैलेस में क्यों आए हो जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें पहले ही मना कर रखी थी कि तुम पैलेस में ऐसे ही कभी नहीं आ सकते जब तुम्हारा मन चाहेगा। रानी इन्हें समझाती भी है कि वो सिर्फ राजा की चिंता करता है, इसलिए ये सब पूछ रहा था। लेकिन रानी दोवागर कहती है कि मैंने सुना है कुछ सपोर्टर लोग तुम्हारे आसपास हमेशा फिरते रहते हैं। एंड रानी जिन लोगों की बात कर रही है वो वही लोग हैं जिससे यांग म्यूंग हमेशा बच के फिरता है, हमेशा ही भागता फिरता रहता है। रानी दोवागर कहती है कि तुम किंग कभी नहीं बन सकते हो, ये बोल के रानी को लेके वहाँ से जाने लगती है। बट तभी यांग म्यूंग उन्हें रोक के कहता है कि वो लोग मेरे पीछे हमेशा इसलिए फिरते रहते हैं क्योंकि राजा किसी हार को प्रोड्यूस करने के एबल नहीं है। यांग म्यूंग से इतनी बात सुन के तो रानी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यांग म्यूंग कहता है कि राजा को सेव करने के लिए तो आपको 100 साल और जीना होगा, और ये कितनी चिंता की बात है। ये सब बोल के यांग म्यूंग वहाँ से चला जाता है और रानी ऐसे ही खड़ी रह जाती है। अब रानी राजा के सामने जाकर चुगली लगाती है कि यांग म्यूंग अपने सपोर्ट में बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहा है। दूसरी रानी ने समझाती है कि वो लोग अपने आप से उसका सपोर्ट करते फिरते हैं, उसका इसमें कोई भी लालच नहीं है। लेकिन रानी दोवागर को कहाँ ये बात समझ में आने वाली थी, इसलिए वो राजा को काफी ज्यादा समझाती है और उन्हें यांग म्यूंग से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद यांग म्यूंग अपने मोम से मिलने के लिए जाता है, जो कि राजा के मौत के बाद ही महल से बाहर रहने लगी थी। उनके पास जाके वो अपने हार्ट की फीलिंग शेयर करता है एंड उनसे कहता है कि अगर पूर्ण जन्म होता है तो मैं उस लड़की को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो मुझे पहचान ही नहीं पा रही है और इस बार फिर उसने मुझे छोड़ के किसी और को चुना है। ये सब सोच के वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पर उसने वो को मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होती।
राजा के मन में रानी दोआगर ने यांग म्यूंग के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि वो किमजी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, यांग म्यूंग क्या ऐसे ही चाहते होंगे। यांग म्यूंग कहते हैं कि क्या आपको उन पे शक हो रहा है। एंड राजा को उन पे कोई शक तो नहीं हो रहा था, लेकिन आज उन्हें अपनी ये पोजीशन काफी बुरी लग रही थी जो एक भाई के मन में दूसरे भाई के खिलाफ शक पैदा करवा देती है। राजा काफी ज्यादा परेशान थे, जिन पर उन्हें वून की बात याद आती है जिसने राजा को कहा था कि मैं आपकी थकान और परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर हूँ। इसलिए राजा किमजे को वू के बारे में इन्वेस्टिगेट करने कहते हैं कि वो एक शमन है या फिर एक जासूस, और इस मिनिस्टर के ऊपर भी कि वो क्या कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ जब वो जेल में सो रही होती है तो उसे अपना नाम सुनाई देता है जो कि उसकी मोम पुकार रही थी नींद में, और इसके बाद ही जब वो उठती है तो अपने सामने वू को देखती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है कि वो जिंदा है, और इससे पूछने लगती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा ना। वून अपनी मोम को हेल्दी रहने के लिए कहती है और तभी उसकी मोम का ये सपना टूट जाता है और वून भी सोते हैं बहुत ज्यादा रो रही होती है। सेल को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो मिस्ट्रेस के सर पे क्रिमिनल लिखने वाला है, इसलिए वो नोकियों को कहती भी है कि उन्हें सब कुछ राजा को सच से बता देना चाहिए कि जिसे वो मारने जा रहे हैं वो ही युनवू है। लेकिन नोकियों उन्हें चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि उनके मन में एक प्लान चल रहा था। ह्योयोंग उसी जगह पे जाके वू को याद करता है जहाँ पर उसे तब वो बीमार थी जब रखा गया था। ये वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसे वहाँ से रोने की आवाज आती है एंड वो देखता है कि उसकी मॉम वहाँ पे बैठ के रो रही थी, जो ह्योयोंग से कहती है कि उनके पास वो आई थी जो शायद उन्हें कुछ बताना चाहती है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस भी आ जाती हैं जो उनकी हालत देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है क्योंकि इसमें भी इनका थोड़ा बहुत हाथ तो था ही। रानी को तब का सपना आता है जब वो क्राउन प्रिंसेस बन गई थी, जिसे देख के वो डर जाती है कि आखिर वो उसके सपने में क्यों आई है। राजा को रात को नींद नहीं आ रही होती है और उसे बस वो की ही बातें याद आ रही होती हैं। आज राजा बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे और अपनी मेट्स को जाके भी कहते हैं कि आज तुमने फिर से भी खाना बना दिया, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं मरते दम तक उसी खाने को खाऊंगा। ये बात उन मेट्स को भी काफी अजीब लगती है क्योंकि राजा ने उन्हें कल खुद ही कहा था कि वो उनके लिए वही खाना बनाए। उनकी ये बातें चली रही होती हैं कि रानी उन्हें सुन लेती है लेकिन उनके सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और रानी से मिलने के लिए जाती है, जिन्हें जाके वो कहती है कि राजा और मेरे रिलेशनशिप पे सब सवाल उठाने लगे हैं। जब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो इसमें मेरी गलती निकलती है और जब उनकी हेल्थ अच्छी होती है तो सब बात करते हैं कि शायद उन्होंने किसी सीक्रेट वुमन को रखा हुआ है जो उन्हें प्लीज करती है। रानी कहती है कि तुम्हें इस बात पे जलने की क्या जरूरत है जब तुम्हें पता है कि राजा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बट बोक्यूंग कहते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो महल के बाहर के लोग भी राजा के बारे में क्या सोचेंगे, उनकी कैसी इमेज बन जाएगी, इसलिए आप मुझे परमिशन देके मैं कभी भी उनके क्वार्टर में जा सकूं। लेकिन रानी को लगता है कि जो डेट उन्हें उनके ज्योतिष ने राजा और रानी की कंज्यूमेशन के लिए दी है, अगर उससे पहले रानी राजा के पास जाएंगी तो शायद ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए बोक्यूंग की परेशानी देखते हुए उन्हें बताती हैं कि वो राजा के पास एक शमन को भेजती है उनकी बैड एनर्जीज एब्जॉर्व करने के लिए, जिसके बाद जब राजा ठीक हो जाएंगे तो बोक्यूंग उनके पास अपनी मर्जी से जब भी चाहे तभी जा सकती है। ये बात जाके बोक्यूंग मिनिस्टर के सामने लगाती है और बोक्यूंग को काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है क्योंकि चाहे वो शमन हो लेकिन है तो आखिर लड़की ही, जिसे राजा के पास ऐसे कैसे रहने दिया जा सकता है। इसलिए मिनिस्टर को रानी दोआगर के सामने रिक्वेस्ट करने के लिए कहती है कि वो उसे वहां से हटवा दे। लेकिन मिनिस्टर कहता है कि जब वो अब तक तुम्हें ही प्यार नहीं कर पाया तो वो एक लोका शमन को कैसे प्यार कर सकता है। इस बात से तो मिनिस्टर को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि जब वो आरी को मार रहा था तो इस बात से नोक्योंग काफी ज्यादा परेशान थी, यानी कि वो उसके लिए उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मिनिस्टर रानी से काफी अच्छी तरीके से बात करता है, लेकिन ये दोनों दूसरों के तो क्या खुद के भी सगे नहीं थे। रानी अपने मन में सोच रही होती है कि इसे ये पोजीशन मैंने दिलाई है जिसे लेके इतना ज्यादा बन रहा है, और मिनिस्टर ये सोच रहा होता है कि एक बूढ़ा शेर जिसके मुंह में दांत भी नहीं रहे हैं वो खुद को जंगल का राजा समझ रहा है। देन मिनिस्टर अपने मेन मुद्दे पे आता है और रानी से पूछता है कि वो नोक्योंग को महल में वापस क्यों लेके आ गई है, क्योंकि दूसरी शमन को तो मिनिस्टर ने लालच दिया हुआ था जो कि उसके ही इशारों पर नाचती थी। रानी कहती है कि वो बहुत ज्यादा एबल है, उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, इसलिए हम उसे यहाँ पर रखेंगे। मिनिस्टर कहता है कि 8 साल पहले जो हमने करवाया था वो उसमें इन्वॉल्व थी, तो वो ही सच्चाई किसी को बता सकती है, इसलिए हमें उससे खतरा है। लेकिन रानी दोआगर भी कहती है कि जिस शमन को तुम चीफ शमन बनाना चाहते हो वो भी तो प्रिंस सेओंग की मौत में इन्वॉल्व थी। अब कुछ भी हो लेकिन रानी नोक्योंग से काफी ज्यादा खुश थी, वो उसे कहीं नहीं भेज सकती थी। दूसरी तरफ जब वो उठती है तो मिनिस्टर उसके सबके सामने पनिश करने वाला था, जिससे कि आगे से कोई भी शमन ऐसा करने की गलती ना कर सके। वो ने राजा की परमिशन के बिना उसके फेस को टच करने की जरूरत की थी, इसलिए उसके माथे पर क्रिमिनल लिखवाया जाने वाला होता है। दूसरी तरफ किमजी राजा को बताता है कि वो एक शख्स में एक समन है जिसका नाम रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन राजा इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा था, जिसपे किमजी ने कहता है कि आपको अपने ऑर्डर को वापस ले लेना चाहिए, वो एक शमन है, वो कोई भी जासूस नहीं है, और अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो आप मुझे भी पनिश करो क्योंकि मैंने भी उसे रूम के अंदर आने का गुनाह किया है। राजा कहता है कि तुम एक लड़की की साइड ले रहे हो, ऐसे तो तुम नहीं हो।
एंड मुझे पता है कि वो लड़की डेंजरस नहीं है, बल्कि डेंजरस तो मैं हूँ। दूसरी तरफ वो के सर पे निशान लगाया जा रहा है और नोक्योंग यही सोच रही होती है कि क्या उसे राजा को सब सच बता देना चाहिए। लेकिन अगर उसने राजा को अभी सच बता दिया तो वो अब तो बच जाएगी, लेकिन बाद में उसे रानी मरवा ही देंगी। इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो के सर पे निशान लगाया जा रहा होता है, तब यहाँ पे इनोच आ जाता है जो आके कहता है कि राजा ने ऑर्डर दिए हैं कि शमन वोल को अपने ड्यूटी पहले की तरह पूरी करनी है। एंड वोल बच जाती है और नोक्योंग भी चैन की सांस लेती है। एंड राजा कहता है कि मैंने उसे बचा के बेवकूफ़ी कर तो दी है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। वोल काफी परेशान थी और नोक्योंग देखती है कि उसने अब तक खाना भी नहीं खाया है। वोल नोक्योंग से परमिशन मांगती है कि उसे भी बाहर जाना है। नोक्योंग कहती है कि तुम्हें अब इस स्टेट में भी बाहर जाने की सोच रही है। वोन कहती है कि मुझे पता चल गया है कि वो एक राजा है और मैं एक लोका शमन हूँ। जो आज मेरे साथ बेइज्जती हुई है और मेरे साथ मिसट्रीटमेंट हुआ है, मुझे पता है कि मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे राजा की गलतफहमी को दूर करना है और ये मेरी आपसे पहली और आखिरी रिक्वेस्ट है। इस पे नोक्योंग मान जाती है और उसे जाने देती है, जो कि एक शॉप पे पेपर खरीदने के लिए जाती है, एक लेटर लिखने के लिए। तभी उसे याद आता है कि यांग म्योंग ने उसे एक जगह पे मिलने के लिए कहा था। वो उस जगह पे जाती है, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं होता तो वो सोचती है कि उसने मुझे 4-5 दिन पहले कहा था, वो डेली थोड़ी ना आएगा यहाँ पे। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यांग म्योंग वहाँ पे ही होता है। वो यांग म्योंग को देख के काफी खुश होती है और उसे भी शॉप पे लेके आती है एंड उसे थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए और सॉरी कहती है क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था और वहाँ पे आई नहीं थी उसके लिए। ये दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं। तभी यांग म्योंग वोन से उसकी चोट के बारे में पूछता है। वोन इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है और यांग म्योंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस जगह पे बहुत ज्यादा परेशान हो, अगर तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना है तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं तुम्हें कहीं दूर भेज सकता हूँ। इस बात को सुनते ही वोन को तब का टाइम याद आता है जब यांग म्योंग ने पहले भी उसे ये सब बोला था, लेकिन वोन को तो हमेशा यही लगता है कि ये उसकी मेमोरीज नहीं दूसरों की मेमोरीज हैं और इन मेमोरीज में वो उसी लड़की को देखती है जिसे वो हमेशा राजा के साथ देखती है। इसलिए वो यांग म्योंग से पूछते हैं कि क्या तुम राजा के कुछ लगते हो, क्या तुम राजा से रिलेटेड हो। यांग म्योंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन वोन कहते हैं कि ये मेरे स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से है। मैंने अभी भी तुम्हारा पास देखा और मेरे पास थैंक्स के लिए तुम्हारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम जिस लड़की को सोच के इतनी पेन में हो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और जो तुम्हारे अंदर चल रहा होता है उसे तुम्हें अपनी हंसी से नहीं ढकना चाहिए। खुल के सबको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए और एक फेक लाइफ नहीं जीनी चाहिए। उसकी ये बातें यांग म्योंग को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसपे उसका नाम पूछता है। वोन पहले तो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, बट तभी उसे याद आता है कि राजा ने उसका नाम वोल रखा था, इसलिए वो उसे वोल बताती है। इसके बाद वोल वहाँ से चली जाती है, लेकिन यांग म्योंग को उससे अब भी कुछ कहना था। वोल जल्दी में वहाँ पर आई अपनी मॉम से टकरा जाती है, जिन्हें सॉरी करके वो चली जाती है, लेकिन उसकी मॉम तो उसे ही देखे जा रही थी। तभी अंदर से यांग म्योंग भी उसे ढूंढने के लिए निकलता है और उसके पास जा रहा होता है कि उसकी बहन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अच्छा तुमने अभी गर्लफ्रेंड बना ली है। प्रिंसेस यांग म्योंग को छोड़ ही नहीं रही होती, जिसपे यांग म्योंग कहता है कि हाँ बना लिया, ठीक है अब तो सेटिस्फाइड होना। तब जाके वो यांग म्योंग को जाने देती है, जिसके बाद वो की मॉम यही बोल रही होती है कि अगर वो जिंदा होती तो वो भी शायद उस लड़की जैसी ही होती, और उनकी ये बात सुन के प्रिंसेस को काफी बुरा लगता है। यांग म्योंग बाहर जाके ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो एक लेटर लिखती है राजा के लिए, जिसके बाद वो रात को राजा के पास जाती है एक ह्यूमन तलिस्मान की तरह, लेकिन वो अंदर जाके शॉक्ड हो जाती है क्योंकि राजा सोए नहीं होते। दूसरी तरफ रानी को काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है, वो यही सोच रही होती है कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि अब तो उन्हें ये भी पता चल गया था कि राजा के पास कोई आती है, इसलिए वो ऐसे चुपचाप कैसे बैठे रह सकती थी, इसलिए वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजा वोल से पूछता है कि क्या आज तुम सरप्राइज हो। ये ऐसे है क्योंकि मैंने आज दवाई नहीं पी और मैं आज से दवाई पीऊंगा भी नहीं, एंड तुमने मुझे बोला था ना कि जो पेन मेरे अंदर है तुम उसे दूर कर सकती हो, तो आज मुझे बहुत ज्यादा पेन है और मुझे इसे दूर करना है, क्या तुम ये कर सकोगी। राजा ने जो वो उनको पहले बोला था इससे वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुई थी, इसलिए वो आज राजा से आज बिल्कुल सर्वेंट की तरह ही बात करती है कि आपके पास जो आपका बैड लक आता है ये सर्वेंट उसे आपसे ब्लॉक कर देगी और जो पेन आपको परेशान करता है उसे भी ये सर्वेंट एब्जॉर्ब कर लेगी, और मुझे पहले से 1 महीना दिया गया था जिसमें मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी। एंड तभी राजा का नुश देखता है कि रानी वहाँ पर आ जाती है, जिनसे वो कहता भी है कि मैं राजा को जाके बता देता हूँ कि आप आने लग रही हैं, लेकिन रानी उसे डायरेक्ट गेट खोलने के लिए कहती है। इनुच कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिसपे रानी खुद ही गेट खोलने लगती है और तभी उन्हें अंदर से आवाज आती है कि राजा वोल को उसका झुका हुआ सर ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं। वोल ऐसा नहीं कर रही होती, जिसपे राजा उसे गुस्से में ऑर्डर देते हैं। ये सब सुन के तो रानी की जलन और बढ़ गई थी और जब वो देखती है तो राजा और वो लड़की एक साथ खड़े होते हैं, जिसपे रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।